एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ की क्लासेस, जिसमें लास्ट दो वीडियो में अपन ने इंडियन पॉलिटी के बारे में स्टार्ट किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अपन ने करा था कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उसके बाद पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूनियन के बारे में बात करता है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपन बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या डील करता है और इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं आपके आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं तुरंत। सबसे पहले अपन समझते हैं सिटीजन मतलब क्या होता है और सिटीजनशिप मतलब क्या होता है। यदि आप समझोगे सिटीजनशिप, यानी कि यदि मैं एक भारतीय नागरिक हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एंटाइटलमेंट मिलेगा कि मैं एक इंडियन पासपोर्ट को होल्ड कर सकता हूं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन के पास ही होगा। यदि अपन देखें तो एक नेशन के लिए दो सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है एक सिटीजन और दूसरा होता है एक एलियन। अब एलियन यानी कि वो सारे लोग जो कि सिटीजन ना हो। एलियन दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है एनिमी एलियन और एक हो सकता है फ्रेंडली एलियन। यानी कि जो देश जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, उनके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, उनके सिटीजन जो होंगे, वो हमारे फ्रेंडली एलियंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं तो यूएस हो गया, यूके हो गया, ये सारे के सारे सिटीजन्स हमारे फ्रेंडली एलियंस होंगे। वहीं ऐसी कंट्रीज जिनके साथ इंडिया में वॉर हुआ है और इंडिया के साथ वॉर हुआ है, उनके साथ रेगुलर इश्यूज रहते हैं, तो उनको इंडिया एनिमी एलियंस की तरह क्लासिफाई करती है। प्रेजेंटली दो कंट्री, पाकिस्तान और चाइना ही ऐसे एनलिस्टेड है जिनके सिटीजन्स को अपन एनिमी एलियंस की तरह डिफाइन करते हैं। वहीं यदि अपन सिटीजन की बात करें तो दो तरीके की बात होती है सिटीजन में, यानी कि इंडिया एज अ कंट्री बहुत सारी राइट्स देती है जो सिटीजन्स बाकी एलियंस के कंपैरिजन में ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहीं पर एक डुअल रोल होता है, यानी कि सिटीजन्स के पास सर्टेन ड्यूटीज भी नेशन एक्सपेक्ट करता है जो उनसे फॉलो करना चाहिए। इसी बेडरॉक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड नेशन इज व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ सिटीजनशिप एलिमेंट। यानी कि सिटीजन नेशन को क्या देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, वहीं नेशन सिटीजनशिप के साथ राइट्स के साथ एसोसिएटेड है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन स्टेटहुड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एमसीक्यूज की तरह, जैसे अपन हर वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट स्पेसिफिकली डील्स विद द सिटीजनशिप। अब कौन सा पार्ट भारत के संविधान में सिटीजनशिप से रिलेटेड यानी कि नागरिकता से एसोसिएट करता है। पार्ट 1 अपन ने ऑलरेडी देख लिया है, यूनियन और स्टेट्स के बारे में है। पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में है। पार्ट 3 जो है आगे अपन पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। वहीं पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में है। सिटीजनशिप यानी कि पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप के बारे में डील करता है, यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में डील करता है। यदि अपन इस पार्ट में देखें तो सिटीजनशिप क्या है ये डिफाइन नहीं किया गया है, बस यहां पर एक ब्रॉड फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया है कि कौन से वो लोग होंगे जब भारत का संविधान चालू होगा, लागू होगा। यानी कि 1950 26 जनवरी को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो कौन से क्लास ऑफ पीपल थे जो इंडियन सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल थे, ये बस हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और कहा गया है कि इससे रिलेटेड आगे जो कुछ भी बनना होगा वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट एक लॉ बना देगा और उसी लॉ में सब कुछ रहेगा कि फ्यूचर में कैसे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की, क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, सब कुछ इसी लॉ के तहत डिसाइड होगा। तो ऐसा ही कुछ होगा भी, अपन देखेंगे आगे। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जो पार्लियामेंट ने पास करी थी, उसी के तहत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। नेक्स्ट अपन इसी एक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें यदि अपन डील करें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी एक्वायर्ड बाय, किस किस चीजों से एक्वायर की जा सकती है। तो यदि देखें ये कहां पर मेंशन्ड है, ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में मेंशन्ड है, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 1950 में कौन सिटीजन बनता है जब हमारा संविधान लागू होगा, सिर्फ उनकी डिटेल्स मेंशन की गई है। इसमें क्या दिया गया है, कैसे कैसे सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। तो वो है बाय बर्थ, इनके बारे में अपन समझेंगे, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और एक और तरीका है बाय यदि हम टेरिटरी किसी एरिया की ले ले, यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये सारे तरीके हैं
जिनसे सिटीजनशिप इंडिया की कोई भी एक्वायर कर सकता है। तो सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि व्हाट इज सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो पहले अलग रूल्स थे, 2004 दिसंबर के बाद से रूल्स चेंज हो गए हैं। अभी अपन को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट रूल्स के बारे में देखना है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव है। यानी कि कोई सिटीजनशिप बाय बर्थ बने, जैसे आई एम अ सिटीजनशिप बाय बर्थ, तो क्यों हूं? क्योंकि बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन्स, और मेरा जन्म भी इंडिया में हुआ, तो मैं क्या बन गया? इंडिया का नागरिक बन गया जन्म से ही। मुझे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेना पड़ा, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यही क्राइटेरिया कि मेरे दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं और मैं इंडिया में ही पैदा हुआ हूं, दैट इज सिंपल बाय बर्थ। इसमें यदि बोथ ऑफ द पेरेंट्स की जगह सिर्फ वन पेरेंट इंडियन सिटीजन होगा, तब भी जो बच्चा पैदा हो वो इंडियन नागरिकता हासिल कर सकता है। बट उसमें क्या कंडीशन होती है कि जो सेकेंड पेरेंट है वो इलीगल सिटीजन नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि एक इंडियन सिटीजन है और वो एक जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, जो कि इंडिया में इलीगल रेफ्यूजीज माने जाते हैं, उन दोनों का एक चिल्ड्रन होता है, तो वो जो बच्चा है वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर पाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऐसा ही यदि समझे बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या होता है? पेरेंट्स इंडियन ही है, बट जो बच्चा पैदा हुआ वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, इंडिया से बाहर पैदा हुआ। बर्थ इज आउटसाइड इंडिया। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं? इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? यहां पर पेरेंट्स को समय मिलता है 1 साल का। 1 साल के अंदर जो इंडियन काउंसलेट है, यानी कि किसी भी आसपास जो नियरेस्ट एम्बेसी है, वहां पर जाके रजिस्टर करना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट दिखानी पड़ती है कि ऐसा ऐसा बच्चा हुआ है हमारे इंडियन पेरेंट्स को और हम इसे इंडियन सिटीजनशिप दिलाना चाहते हैं, और इससे डिसेंट हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए एक सिटीजन है, इंडियन कपल हैं, वो यूएस में रह रहे हैं। तो यूएस में यदि रहते हैं तो उनका जो बच्चा होगा, तो वो उसके पास 2 ऑप्शन हैं। चाहे तो नंबर 1 तरीका क्या है? वो यूएस सिटीजनशिप ले ले, क्योंकि यूएस में सिटीजनशिप बाय बर्थ होता है, या तो उनके पास ऑप्शन है कि इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर ले। यदि उसके इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करना है तो क्या करना होगा? जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनको काउंसलेट में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी और तभी उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन वर्सेस नेचुरलाइजेशन। 2 तरीके से अपन ने पढ़ा, बर्थ डिसेंट पढ़ लिया है, 2 और होगा रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। दोनों में अंतर क्या है? अब रजिस्ट्रेशन में नॉर्मली होता है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, यानी कि कोई इंडियन लिंक्ड हो। इंडियन जनरेशन क्या होता है? यदि 3 जनरेशन तक कोई भी जो व्यक्ति है उसके 4 फादर्स जो हैं इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया के सिटीजन हो, तो उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। वही नेचुरलाइजेशन का क्या क्राइटेरिया होता है? कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल करने की वजह से क्या करती है सरकार, किसी को सिटीजनशिप दे देती है, तब उसे कहा जाता है नेचुरलाइजेशन। तो क्या होगा? अब ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों केस में जो पर्सन को सिटीजनशिप मिलती है उन्हें एक ओथ लेनी पड़ती है कि वो भारत का जो संविधान है उसके तहत जो प्रोविजंस हैं उसको अबाइड बाई करेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। सो ओथ ऑफ एलिगेंस रिक्वायर्ड ओनली फॉर नेचुरलाइजेशन, गलत। रजिस्ट्रेशन के लिए भी ओथ चाहिए होती है। ओनली रजिस्ट्रेशन अलाउज ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू चिल्ड्रन, ये बात भी गलत है। यदि आप एक बात समझो कि कोई भी जो 18 प्लस का सिटीजन बनता है इंडिया में और उनका कोई माइनर बच्चा है, लेट अस से कोई 25 साल का एक कपल है जिनके एक लड़की है जिसको सिटीजनशिप मिली, तो इसकी वजह से यदि वो कोई माइनर चाइल्ड कैरी कर रही हैं तो इस माइनर चाइल्ड को भी क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी। एंड दैट इज द बेसिस जो आपको ध्यान रखना है। सो ये गलत हो गई। रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, दोनों केस में माइनर चाइल्ड को सिटीजनशिप मिल जाती है। नेक्स्ट, रेसिडेंसी रिक्वायर्ड इज लॉन्गर फॉर नेचुरलाइजेशन। ये स्टेटमेंट सही है, आई विल एक्सप्लेन टू यू। रजिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि इसमें जो इंडियन ओरिजिन का नहीं हो, लेकिन क्या होगा, उनके जो
ग्रैंडफादर हैं वो सिटीजन रहे हों कभी इंडिया के, या कुछ सिटीजनशिप होल्ड करने के अदर ऑप्शंस हैं, तो भी ये वाला स्टेटमेंट्स पीआईओ की तरह से एक्वायर कर सकते हैं रजिस्टर करके। तो डी इज नॉट टोटली करेक्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो गलत है वो है, सही है, वो है सी। तो नेचुरलाइजेशन में यदि अपन आगे देखेंगे, सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए क्या होता है, आपको 11 साल तक, पिछले 14 साल में कम से कम 11 साल इंडिया में आप रेसाइड करने चाहिए। ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टाइम पीरियड के टर्म्स में डिफाइन किया गया है अलग अलग। पहले 283 डेज था, फिर बीच में कम किया गया था, ऐसा कुछ रहता है। मतलब साल में आपको मिनिमम 170 से 250 डेज के बीच में यदि आप इंडिया में रहते हो तो उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं। जबकि रजिस्ट्रेशन के केस में आपको क्या करना पड़ता है, 7 साल इंडिया में नेचुरल रहना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तब आप इस प्रोसेस से सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दैट इज अ बेसिक आइडिया। यानी कि नेचुरलाइजेशन से क्या है, सिटीजन बनने में ज्यादा टाइम लगता है ऑर्डिनरली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रजिस्ट्रेशन का मतलब। अपन ने देखा क्या होगा, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या मान लो इनके जो चिल्ड्रन हैं वो हो सकता है इंडियन ओरिजिन के ना हो, लेकिन कभी, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कोई पर्सन है, वो क्या है, वो थर्ड जनरेशन का इंडियन ओरिजिन है। मतलब कि ये तो पीआईओ में आ गया, लेकिन क्या इनके बच्चे जो फोर्थ जनरेशन के हो गए वो पीआईओ में आए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में? वो नहीं आए। तो यदि ये थर्ड जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं ये इंडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो इनकी वजह से जो माइनर चाइल्ड है वो भी एलिजिबल हो जाएगा। दैट इज अ बेसिक आइडिया। तो यही आपको ध्यान रखना है कि मेजरली रजिस्ट्रेशन किस लिए होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए ही होता है। जब वो सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहें और पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बेसिकली एक एप्लीकेशन देंगे, पूरा प्रोसेस अंडरगो करेंगे और इसके बाद इन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है। ऐसा ही नेचुरलाइजेशन के लिए क्या है, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे कि यदि मान लो कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो भारत सरकार या किसी स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में रहे, कहीं पे काम कर रहा हो, या तो सर्विस में या हो सकता है ट्रस्ट में काम कर रहा हो, और बहुत समय से इंडिया के साथ एसोसिएटेड है, भले ही वो इंडियन नागरिक नहीं हो, तब उसे नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिल सकती है। या तो और क्या तरीका है, जैसे वो पर्सन को कोई स्पेशल नॉलेज है, जैसे कि साइंस है, फिलॉसफी है, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस, इन सब से रिलेटेड कोई स्पेशल नॉलेज है, तो क्या होता है, इसके जरिए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देती है। ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है कि वो जो 14 साल अभी अपन ने देखा था, 14 साल में से 11 साल रहना जरूरी है, वो इस क्राइटेरिया को एग्जेम्प्ट कर दे। तो इसी भरोसे पर, इसी क्लॉज के अंदर आप देखोगे जो फेमस लोग हैं, जैसे अदनान सामी जी को पाकिस्तान को छोड़ के इंडियन सिटीजनशिप वो एक्वायर किए। कैसे किया? क्योंकि उन्होंने इसी 8 फॉर्म के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, 14 साल रहना खत्म कर दिया, मैंडेटरी पीरियड कूल ऑफ कर दिया, और इसी वजह से उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, जबकि वो इंडियन ओरिजिन नहीं आते हैं किसी भी डेफिनेशन से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब मान लो जब भारत आजाद हुआ तो ये क्या है, ये स्टेट ऑफ सिक्किम है। सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, तो क्या हुआ, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का पार्ट बना। जब ट्रीटी साइन हुई सिक्किम के रूलर्स के साथ, जो कि थे चोग्याल्स, तो चोग्याल्स लोगों ने कहा कि आप यदि सिक्किम भारत का पार्ट बनता है तो कौन कौन से लोग नागरिक बनेंगे। तो इसी वजह से एक एग्रीमेंट, एक भारत ने होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला था अप्रैल 1975 में कि जो कोई भी सिक्किम के रेसिडेंट हैं वो सारे के सारे लोग 1975 के अप्रैल से क्या बन जाएंगे, इंडियन सिटीजन बन जाएंगे, और उनको इंडियन पासपोर्ट कैरी करने की परमिशन मिल जाएगी। तो दिस इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी कि जब भी कोई ऐसी टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनती है तो क्या होगा, उसके जो भी सिटीजन्स होंगे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ध्यान रखिएगा सब नहीं बनेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से जो यहां पे रहने वाले लोग हैं वो सिटीजन बनेंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट बाय। 3 तरीके से लूज किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप: रिनंसिएशन,
टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तीनों को देखेंगे, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। रिनंसिएशन मतलब सिंपल क्या है? मैं रिनाउंस कर रहा हूं। रिनाउंस मतलब कि मैं एक भारत का नागरिक होके अपने होशो हवास में यह डिक्लेयर करता हूं कि मुझे भारत की सिटीजनशिप को छोड़ना है। आई हैव टू सरेंडर द इंडियन सिटीजनशिप। ऐसा होगा तो क्या होगा? ये जो सिटीजनशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके खारिज कर देगा। यदि ये कोई भी युद्ध हो रहा है तो युद्ध के होते समय सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इस जो सरेंडर जो डॉक्यूमेंट है इसको रोक लगा सकती है यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लगे तो। नेक्स्ट आता है बाय टर्मिनेशन। यहां पर क्या होता है? मान लो एक इंडियन सिटीजन है, उन्होंने क्या किया? यूएस की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली। अब जैसे ही यूएस की सिटीजनशिप एक्वायर करी, ऑटोमेटिकली क्या होगा? उनकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत का संविधान डुअल सिटीजनशिप यानी कि दो कंट्री के नागरिक होना परमिट नहीं करते हैं। कुछ कंट्रीज परमिट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एलॉन मस्क को देखोगे तो वो क्या है? ओरिजिनली कहां के सिटीजन है? साउथ अफ्रीका के हैं। बाद में वो जाके यूएस के सिटीजनशिप ले लिए, तो अभी उन्होंने साउथ अफ्रीकन सिटीजनशिप को सरेंडर नहीं किया है। कुछ कंट्रीज डुअल सिटीजनशिप परमिट करती हैं, उसी के तहत एलॉन मस्क ने ये किया हुआ है। बट यदि लेटेस्ट से कल को प्रियंका चोपड़ा अपनी इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर करके सीधा यूएस सिटीजनशिप ले लेती हैं, तो उनकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन क्लॉज के अंदर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, ये भी युद्ध के समय अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाय डेप्रिवेशन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? कुछ कुछ कंडीशन में जो बेसिक क्या करेंगे? क्लॉजेस के अंदर सिटीजनशिप को ले लेंगे किसी भी नागरिक से, उस कंडीशन में ले सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जैसे कि यदि कोई सिटीजनशिप धोखाधड़ी से प्राप्त किया हो, बाय फ्रॉड। सेकेंडली, यदि उसने संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी शो किया हो। यदि देखा जाए सिटीजनशिप उसने एक्वायर किया हो बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, और इस प्रोसेस के 5 साल के अंदर वो किसी अन्य कंट्री में 2 साल के लिए जेल में रहे, तब भी उनकी सिटीजनशिप ली जा सकती है। और यदि 7 साल तक वो इंडिया से बाहर रहे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया से बाहर रहे, और वो काउंसलेट में रजिस्टर नहीं करते हैं कि मैं अपनी सिटीजनशिप कंटिन्यू करना चाहता हूं, तब ये चीज अप्लाई हो सकती है। इसमें भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं। फॉर एग्जांपल, यदि कोई स्टूडेंट है तो वो उन्हें बार बार ये रजिस्टर नहीं करना पड़ता है, ये एग्जम्प्टेड क्लॉज है। तो ऐसी कुछ गिवन कंडीशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टर्मिनेट कर सकती है एक भारतीय नागरिक की सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, which one of the following statement is true about the citizenship provision under the Indian Constitution? भारत के संविधान के अंदर कौन सा जो प्रोविजन है सही है? It allows Indian citizenship to concurrently hold foreign citizenship। गलत। अभी अपन ने देखा भारत का संविधान में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप परमिटेड है। It has a provision for asylum of foreigners facing provision, not directly, ये भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है। It mandated only a single citizenship for the citizenship। आंसर क्या होगा? सिर्फ एक सिटीजनशिप परमिट है। अब ध्यान रखिएगा, कई जो स्टेट्स होते हैं वो डुअल सिटीजनशिप भी परमिट करते हैं। डुअल सिटीजनशिप बेसिकली क्या होता है? जिसमें ना सिर्फ वो एक नागरिक रहते हैं अपनी कंट्री के, बल्कि वो नागरिक रहते हैं जिस स्टेट में वो पैदा हुए हैं, जहां रिसाइड कर रहे हैं उसके भी। फॉर एग्जांपल, यूएस में कुछ ऐसा ही प्रोविजन है जहां पर वो सिटीजनशिप रहते हैं कंट्री के भी, और जिस स्टेट में पैदा हुए हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए हैं, तो वहां के सिटीजनशिप का भी उनकी जो कुछ राइट्स है अलग है। बट भारत के संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने सोचा था कि यदि स्टेट के लिए भी अपन एक सिटीजनशिप क्लॉज इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा? जो एक यूनाइटेड इंडिया की फीलिंग आएगी वो हो सकता है डेवलप ना हो, इसीलिए स्टेट वाइज कोई भी सिटीजनशिप इंडिया में नहीं इनकॉर्पोरेट की गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ की बेनिफिट ऑफ होल्डिंग ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखिएगा, इंडिया में डुअल सिटीजन का जो क्राइटेरिया है वो नहीं है। इसके बदले ताकि जो इंडिया के ओरिजिन यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ताकि उनको कुछ पैरिटी मिले, उनको उतनी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो यदि कोई इंडियन ओरिजिन का है,
उसके पेरेंट्स मान लो, और उसने कहीं और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, मान लो यूके की ले ली, और उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, बार बार इंडिया में आएंगे। तो ताकि उनका आने जाने में कम दिक्कतें हों और वो अपनी रूट्स के साथ संबंध रखे, इसीलिए एक डुअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट उसी के अलाइक कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसे बोला जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो अपन अभी आगे देखेंगे, और इसके तहत ये फायदे होते हैं। सो अपन देखते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स इन इंडिया, बिल्कुल गलत है। वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं वो भी इंडियन सिटीजन है, इसीलिए एनआरआईज के पास भी वोटिंग राइट्स हैं यदि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में आकर वोट करना चाहें तो। ओसीआई कार्ड होल्डर्स have unrestricted access to property purchase। प्रॉपर्टी परचेस बिल्कुल कर सकते हैं, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस आती हैं एग्री प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। OCI card holders can stay in India for any indefinite period of time without registration। ये बिल्कुल सही है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज है। और OCI card holders receive the same economic and education benefits as an Indian citizen, बिल्कुल गलत है, इनको नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस की तरह बेनिफिट मिलता है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे आप लॉन्ग टर्म वीजा देखोगे, तो लॉन्ग टर्म वीजा यदि कोई लेके इंडिया आता है तो उसमें क्या रहता है, कंडीशंस लगी रहती हैं कि आपको 30 डेज के अंदर, या लेट्स से डिपेंडिंग ऑन द वीजा टाइप 45 डेज के अंदर या 3 महीने के अंदर आपको एक बार अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करना है। ये जो कंडीशन रहती है वो यदि कोई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओसीआई कार्ड होल्ड करता है तो उसके साथ ये वैलिड नहीं रहती है, उसके साथ ये लागू नहीं होती है। एंड दैट इज व्हाई ये सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। और इनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इनको सारे के सारे टर्म्स में नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस की तरह ट्रीट किया जाता है, वो सारी की सारी राइट्स वैसे ही इंजॉय करते हैं, एक्सेप्ट 2 चीजों में। सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज में खरीदने में, और यदि इनको रिसर्च करना है कोई इंडिया आकर तो उन्हें भारत के सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन एलिजिबल होगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का, तो ये भी वही होंगे जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे, या मान लो कि वो पहले भारत के नागरिक रहे होंगे, बाद में उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी, तो क्या कर सकते हैं, वो अब फिर से ओसीआई का कार्ड हायर कर सकते हैं, बना सकते हैं, और फायदा होता है इस तरीके का। और बाकी हु इज अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सबसे ज्यादा आप 1 वर्ड में याद कर सकते हो। तो सबसे एक फायदा क्या होता है, यदि कोई ओसीआई का कार्ड होल्डर है और वो 5 साल से ओसीआई का कार्ड होल्डर है, उसके बाद वो 12 महीने इंडिया में रहता है, तो क्या होता है, उसके बाद वो भारत की सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। दिस इज वन अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ओसीआई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किसके बारे में डील करता है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 पार्ट हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पार्ट 4A यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 पार्ट अपन डेप्थ में करेंगे। तो पार्ट 3 में कहां से आर्टिकल आते हैं, 12 से लेकर 35। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या बोलता है, जो कुछ नागरिक हैं, जो भी नागरिक हैं सिटीजन, और सर्टेन टू अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, क्या मिलेगा, कुछ राइट्स मिलेगा। ये राइट्स कैसी राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं। पॉलिटिकल राइट्स यानी कि इन्हें बहुत सारी ऐसी राइट्स मिल रही हैं जिनके कारण ये पॉलिटिकल जो भी इनके पास एम्पावरमेंट मिले इनके कारण। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या किया जाता है, राइट टू इक्वालिटी, इनका शोषण नहीं किया जा सकता। इसके बाद अपन ऐसे ही देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि इनकी किसी भी राइट्स का हनन होता है तो ये सीधा कोर्ट मूव कर सकते हैं, इनफैक्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ऐसे कुछ जो है बात की गई है इन राइट्स में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, which of the following rights are listed as fundamental rights in the Indian Constitution। तो यदि अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो 6 kinds of fundamental rights are mentioned। राइट टू इक्वालिटी सही है, राइट टू फ्रीडम सही है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सही है, आई एम सॉरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सही है। तो क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। Therefore, क्या होगा, 3 राइट्स अपन ने देख लिया, और इसके अलावा यदि देखें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
ये 6 काइंड ऑफ राइट्स हैं जो आज की डेट में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड हैं। ध्यान रखिएगा, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट हुआ था उसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी भी थी, एक फंडामेंटल राइट, जिसे बाद में रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट के जरिए से। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी आज की डेट में एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन सारी राइट्स के बारे में अपन इन डेप्थ बात करेंगे। नाउ विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। ये कब पास हुआ था? 1978 में। ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी में एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था जिसे कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1976 में पास हुआ था। ये इमरजेंसी के दौरान पास हुआ था। इसने इतने सारे चेंजेस किए थे जिससे कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। बट इमरजेंसी जब खत्म हुई तो जो जनता गवर्नमेंट आई थी उन्होंने बहुत सारे इस अमेंडमेंट्स को खत्म कर दिया था, और ऐसा ही कुछ इन्होंने 44th में एक और प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं रहेगी। यानी कि आप देखोगे उसके बाद उसे जो आर्टिकल 300 में मूव कर दिया गया। 300 एक फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि अभी भी एक लीगल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट के बीच में क्या अंतर होता है? लीगल राइट है यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, कोर्ट जा सकता हूं और कोर्ट जाके मैं ये दावा कर सकता हूं कि जो प्रॉपर्टी है मेरी है। यदि सरकार इसे लेती है तो सरकार को क्या दिखाना पड़ेगा कि ये एक लॉफुल तरीके से जो प्रॉपर्टी ले, किसी भी अनडिशन्ड तरीके से मेरी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती। जबकि फंडामेंटल राइट क्या होता है, इसमें ज्यादा पावर्स मिलता है सिटीजन्स को। जैसे कि यदि सरकार मेरी प्रॉपर्टी लेती है तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता हूं इसके कारण, क्योंकि ये मेरी एक फंडामेंटल राइट है। थोड़ा सा डिफरेंस है। लीगल राइट को एक सिंपल, एक ऑर्डिनरी अमेंडमेंट से हटाया जा सकता है, जबकि एक जो फंडामेंटल राइट है उसे एक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके उसे राइट को खत्म किया जा सकता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज नॉट ट्रू? कौन सा फीचर फंडामेंटल राइट के बारे में सही नहीं है? Some fundamental rights are available only to citizens while others are available to all persons. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे अपन देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मैक्सिमम जो रहती हैं सिटीजन्स को मिलती हैं, लेकिन कुछ जो राइट्स हैं वो एलियंस को भी मिलती हैं, पर्टिकुलरली फ्रेंडली एलियंस को ज्यादातर मिलती है। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमारे संविधान में ही लिखी हुई है। और साथ ही साथ यदि पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दे तो वो रेस्ट्रिक्शंस को और ज्यादा बढ़ा भी सकती है। नेक्स्ट, दे आर जस्टिसिएबल अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट। बिल्कुल सही है। ये राइट्स का हनन होता है तो डायरेक्ट पर्सन सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। पार्लियामेंट कैन रिपील और अमेंड देम, ये भी बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इन राइट्स को चेंज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कुछ लिमिटेशन है वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो आंसर क्या होगा? नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर वुड बी बी, कि दे आर एब्सोल्यूट। बिल्कुल नहीं है, इनको कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं इन पर। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे इसी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के रिमेनिंग टॉपिक्स के को कंटिन्यू करेंगे। 2 वीडियोस में फंडामेंटल राइट्स हमारी खत्म हो जाएगी एंड देन विल मूव इनटू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।